नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो आप लोगों का एग्जाम है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एमसीक्यू के बारे में। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके अंदर साइंस का पोर्शन पूछा जाता है तो आप सभी का इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी सीरीज के अंदर आपको जो है क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 8 है। इससे पहले 7 पार्ट हम इस सीरीज के कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो इस सेशन के खत्म होने के बाद आप पिछले पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। साथ ही साथ लाइक का जो बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे ही कोई नए अपडेट हमारे चैनल पे अपलोड हो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस सेशन की पीडीएफ के बारे में तो आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे द्वारा लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए क्विज भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो आप क्विज भी दे सकते हैं हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद। और बाकी के जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें आपको जो जानकारी देखने के लिए मिलती है, हम आपके साथ करंट न्यूज और जीएस के जो रिलेटेड न्यूज होती है वो शेयर करते रहते हैं, यानी कि जीएस रिलेटेड क्विज और करंट अफेयर रिलेटेड क्विज भी आपको वहां देखने के लिए मिल जाएगी। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां हम आपके साथ डेली करंट अफेयर जो है शेयर किया करते हैं। और उत्तराखंड रिलेटेड जो भी न्यूज है वो आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आप सभी ने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक जरूर कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन को जो है उत्तराखंड लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक का साइंस एमसीक्यू का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसे होता है? ए ऑप्शन तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, बी ऑप्शन तापमान बढ़ने पर घट जाता है, सी ऑप्शन सभी तापमानों पे एक समान रहता है, डी ऑप्शन तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। हाउ डज द वेवलेंथ अकर व्हेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन रीचेज द हाईएस्ट स्टेट? ए ऑप्शन इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर राइजेज, B option it decreases with increase in temperature, C option remains the same at all temperatures, D option does not move on a fixed structure when a temperature changes। तो आपने बताना है कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर जो तरंगदैर्ध्य है वो कैसा होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तापमान बढ़ने पर जो है वो तरंगदैर्ध्य घट जाता है, यानी कि इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें होता है ए ऑप्शन एक द्विधातुक पट्टी, बी ऑप्शन पारद तापमापी, सी ऑप्शन चालू बंद स्विच, डी ऑप्शन फ्यूज। Thermostat is used to control the temperature of the refrigerator. It contains A option a bimetallic strip, B option mercury thermometer, सी ऑप्शन ऑन ऑफ स्विच और डी ऑप्शन आपका फ्यूज। तो आपने बताना है कि थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है, तो इसमें क्या होता है आप लोगों ने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक द्विधातुक पट्टी, यानी कि अ बायमेटेलिक स्ट्रिप जो है इसमें होती है। यानी कि जो थर्मोस्टेट का उपयोग जो रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है उस थर्मोस्टेट के अंदर एक बायमेटेलिक स्ट्रिप आपको देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वायु में ध्वनि का वेग ए ऑप्शन तापमान में बढ़ने से घटता है, बी ऑप्शन तापमान के घटने से बढ़ता है, सी ऑप्शन तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, या डी ऑप्शन तापमान के घटने से घटता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ए ऑप्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बी ऑप्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, सी ऑप्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और डी ऑप्शन आपका डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट ये एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कैसी होती है, यानी कि इसमें से किस पे डिपेंड करती है आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वायु में ध्वनि का वेग होता है वो जो है तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ए ऑप्शन प्रकाशीय ऊर्जा, बी ऑप्शन वैद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन ऊष्मीय ऊर्जा और डी ऑप्शन आपका यांत्रिक ऊर्जा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल? ए ऑप्शन लाइट एनर्जी, बी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी ऑप्शन थर्मल एनर्जी और डी ऑप्शन आपका मैकेनिकल एनर्जी। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और आजकल जो है ये सौर ऊर्जा जो है सोलर अलायंस जो बनी है उससे उसकी वजह से जो है सौर ऊर्जा बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। तो ये जो प्रकाश वोल्टेज सेल है या आपके सौर ऊर्जा वाले जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर देख के जाने चाहिए अपने एग्जाम में जाने से पहले, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है कि प्रकाशित तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ए ऑप्शन बुनाई, बी ऑप्शन वाद्य यंत्र, सी ऑप्शन आंख की शल्यक्रिया और डी ऑप्शन आपका संचार सेवा। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ए ऑप्शन वेविंग, बी ऑप्शन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सी ऑप्शन आई सर्जरी और डी ऑप्शन आपका कम्युनिकेशन सर्विस। तो आपने बताना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संचार सेवा, यानी कि कम्युनिकेशन सर्विस में जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। जो आप लोग अपने घरों में जो ऑप्टिक फाइबर लाइन जो वाईफाई के रूप में आप लोग प्रयोग करते हैं उसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वो संचार सेवा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुलेशन के लिए प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन रडार, बी ऑप्शन सोनार, सी ऑप्शन पुकर और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। डिवाइस विच यूजेस साउंड वेव्स फॉर डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज कॉल्ड? ए ऑप्शन रडार, बी ऑप्शन सोनार, सी ऑप्शन पुकर और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है उस उपकरण का नाम जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुलेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनार। सोनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आप लोग हमें हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ताकि आपका जो है क्वेश्चन जो है आपका जो IQ लेवल है वो भी आपके साथ साथ टेस्ट होता रहे और आप लोग का जो कंपटीशन लेवल है वो भी आप लोग चेक कर सके। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर हमें जरूर भेजते रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? ए ऑप्शन स्पेक्ट्रोमापी, बी ऑप्शन कैथोड किरण दोलनदर्शी, सी ऑप्शन स्वरमापी या सोनोमीटर और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। What can be used to study the wave from a signal? A option spectrometer, B option cathode ray ऑस्किलोस्कोप, सी ऑप्शन सोनोमीटर और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोनोमीटर, यानी कि स्वरमापी जिसे कहा जाता है, उसके द्वारा किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि ए ऑप्शन उतनी ही रहेगी, बी ऑप्शन घटेगी, सी ऑप्शन शून्य हो जाएगी या डी ऑप्शन बढ़ेगी। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम टेकन टू द मून, ए ऑप्शन विल रिमेन द सेम, बी ऑप्शन विल डिक्रीज, सी ऑप्शन विल बी जीरो, डी ऑप्शन विल इंक्रीज। तो आपने बताना है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि कैसी होगी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बढ़ेगी, यानी कि जब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसकी जो समय अवधि है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें साइंस जो है मेनली पूछा जाता है। उन एग्जाम में इस
प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन पे भी आप लोग ध्यान बना के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन गैलीलियो, बी ऑप्शन जेएल बेयर्ड, सी ऑप्शन कॉपरनिकस और डी ऑप्शन आपका केपलर। हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम? ए ऑप्शन गैलीलियो, बी ऑप्शन जेएल बेयर्ड, सी ऑप्शन कॉपरनिकस और डी ऑप्शन आपका केपलर। तो आपने बताना है कि जो सौर प्रणाली है यानी कि सोलर सिस्टम है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, केपलर के द्वारा जो है वो आपकी सौर प्रणाली की खोज की गई थी। केपलर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोलर सिस्टम डिस्कवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि असफाल्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन यह अत्यधिक गाढ़ा पॉलीक्लिक खुशबूदार यौगिकों का मिश्रण है, बी ऑप्शन यह कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है, सी ऑप्शन सारा विश्लेषण असफाल्ट रसायन के बारे में बताता है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी सत्य हैं। Which statement about asphalt is false? A option it is a mixture of highly concentrated polycyclic aromatic compounds, B option it is soluble in carbon disulfide, सी ऑप्शन सारा एनालिसिस टेल्स अबाउट द asphalt chemistry, डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो आपने बताना कि इसमें से asphalt जो होता है उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। और इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, यानी कि जितने भी हमारे पास तथ्य दिए गए हैं तीनों के तीनों ये सभी सही हैं। यानी कि asphalt के बारे में अगर बात करें तो यह अत्यधिक गाढ़ा पॉलीक्लिक खुशबूदार यौगिक का मिश्रण होता है और ये जो है कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील भी होता है और जो सारा विश्लेषण होता है वो asphalt रसायन के बारे में बताता है। ये सभी के सभी यानी कि तीनों के तीनों तथ्य सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? ए ऑप्शन एक अल्फा कण, बी ऑप्शन एक न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन एक प्रोटॉन, डी ऑप्शन एक बीटा कण। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स रिमेन्स व्हेन अ हाइड्रोजन एटम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन? ए ऑप्शन एन अल्फा पार्टिकल, बी ऑप्शन अ न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन अ प्रोटॉन, डी ऑप्शन आपका अब बीटा पार्टिकल। तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु जब अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इनमें से कौन सा कण बच जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग के बेसिक मजबूत होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही आसान से दे देंगे। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोटॉन जो है वो बच जाता है जब एक हाइड्रोजन परमाणु अपना जो है इलेक्ट्रॉन खो देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आज के सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ए ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनेट, बी ऑप्शन ब्रोमीन, सी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी ऑप्शन है क्लोरीन। Which was the major polluter responsible for the Bhopal gas tragedy? A option methyl isocyanate, B option bromine, C option क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी ऑप्शन आपका क्लोरीन। तो आपने बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। और ये जो क्वेश्चन है ना जाने कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी को आई होप इसका आंसर जो है वो पता होगा, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक था। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें जो सबसे उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक था, जो गैस थी, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि लौह अयस्क से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? ए ऑप्शन उपचयन, बी ऑप्शन अपचयन, सी ऑप्शन प्रभाजी आसवन और डी ऑप्शन आपका विद्युत अपघटन। Which process is involved in the extraction of iron from iron ore? ए ऑप्शन ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन रिडक्शन, सी ऑप्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डी ऑप्शन आपका इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपने बताना है कि लौह अयस्क से लोह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। यानी कि रिडक्शन जो प्रक्रिया होती है वो लौह अयस्क से लोह के विन्यास के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कास्ट स्पिरिट क्या होती है? ए ऑप्शन मेथिल अल्कोहल, बी ऑप्शन एथिल अल्कोहल, सी ऑप्शन ब्यूटिल अल्कोहल और डी ऑप्शन आपका प्रोपिल अल्कोहल। व्हाट इज वुड स्पिरिट? ए ऑप्शन मेथिल अल्कोहल, बी ऑप्शन एथिल अल्कोहल, सी ऑप्शन ब्यूटिल अल्कोहल और डी ऑप्शन आपका प्रोपिल अल्कोहल। तो आपने बताना है कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट क्या होती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका
मैथिल अल्कोहल यानी कि कास्ट स्पिरिट यानी कि वुड स्पिरिट जो है वो एक मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि पायस एक कोलाइड होता है। ए ऑप्शन द्रव में गैस का, बी ऑप्शन द्रव में द्रव का, सी ऑप्शन गैस में द्रव का और डी ऑप्शन आपका ठोस में द्रव का। इमल्सन इज अ कोलाइड ऑफ ए ऑप्शन गैस इन लिक्विड, बी ऑप्शन लिक्विड इन लिक्विड, सी ऑप्शन लिक्विड इन गैस और डी ऑप्शन आपका गैस इन सॉलिड। तो आपने बताना है कि जो पायस होता है वो एक किस प्रकार का कोलाइड होता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का जो है एक कोलाइड होता है पायस। ठीक है, जो पायस होता है लिक्विड इन लिक्विड होता है। इमल्सन इज अ कोलिड ऑफ लिक्विड इन लिक्विड यानी कि पायस जो है द्रव में द्रव का एक कोलाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल यानी कि हैवी वाटर से अभिप्राय है। ए ऑप्शन वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है, बी ऑप्शन विवातित जल, सी ऑप्शन वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। What is meant by heavy water? A option the water which is used in heavy industries, B option distilled water, C option the water which has maximum density और D option आपका none of these। और आपने बताना है कि जो भारी जल होता है उससे क्या अभिप्राय है। What is meant by a heavy water? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है वो क्या कहलाता है आपका भारी जल कहलाता है यानी कि हैवी वाटर उसे कहा जाता है। द वाटर विच हैज मैक्सिमम डेंसिटी इट इज कॉल्ड हैवी वाटर। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातुकर्म के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन सल्फाइड आयस, बी ऑप्शन ऑक्साइड आयस, सी ऑप्शन सल्फेट आयस और डी ऑप्शन आपका क्लोराइड आयस। द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मेटलर्जी ऑफ ए ऑप्शन सल्फाइड और, बी ऑप्शन ऑक्साइड और, सी ऑप्शन सल्फेट और डी ऑप्शन आपका क्लोराइड और। तो आपने बताना है कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातुकर्म के लिए किया जाता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सल्फाइड अयस्क के लिए जो है फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है सल्फाइड और। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बता दूं कि इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके जो लैब असिस्टेंट से रिलेटेड क्विज होती है उस पे भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, जहां हम आपके साथ करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज को शेयर करते हैं। तो हमें सोशल मीडिया पर भी आप जरूर फॉलो करें। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। ए ऑप्शन कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन, बी ऑप्शन एनोड पर कॉपर और कैथोड पर ऑक्सीजन, सी ऑप्शन कैथोड और एनोड पर कॉपर घुलकर कॉपर देते हैं और डी ऑप्शन आपका कैथोड पर हाइड्रोजन मिलता है और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। द इलेक्ट्रोलिसिस of an aqueous solution of copper sulfate using copper electrodes gives A option copper at the cathode and oxygen at the anode, B option copper at the anode and oxygen at the cathode, C option copper dissolves at cathode and anode to give copper, D option है आपका हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड। अगर आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में जो है अगर कभी भी जो है प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे देंगे। अगर आपके बेसिक जो है मजबूत होंगे फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। और इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन आपको देखने के लिए मिलती है जब कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से उसमें मिलाया जाता है, यानी कि कॉपर एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि एलिसा परीक्षण किसका निदान करते हैं। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है। ए ऑप्शन पोलियो वायरस का, बी ऑप्शन एड्स के प्रतिरक्षियों का, सी ऑप्शन यक्ष्मा यानी कि टीबी के कीटाणुओं का और डी ऑप्शन आपका कैंसर का। व्हाट इज डायग्नोस्ड बाय एलिसा टेस्ट। ए ऑप्शन पोलियो वायरस, बी ऑप्शन एड्स एंटीबॉडीज, सी ऑप्शन ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जम्स और डी ऑप्शन आपका कैंसर। तो आपने बताना है एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है। बहुत ही आपका आज के सेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एलिसा परीक्षण के बारे में आपने बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान किया जाता है जो है एलिसा परीक्षण के द्वारा। तो एलिसा परीक्षण यानी कि एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स एंटीबॉडीज का निदान किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, यानी कि एड्स एंटीबॉडीज के बारे में जो पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एलिसा टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है। ए ऑप्शन अग्नाशय, बी ऑप्शन यकृत, सी ऑप्शन आंत, डी ऑप्शन आपका त्वचा। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ग्लाइकोजन फाउंड। ए ऑप्शन पेनक्रियाज, बी ऑप्शन लीवर, सी ऑप्शन इंटेस्टाइन और डी ऑप्शन आपका स्किन। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यकृत, यानी कि लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। ए ऑप्शन पेशन फ्लावर पादप, बी ऑप्शन घटपर्णी, सी ऑप्शन रात की रानी और डी ऑप्शन आपका फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टोवायरस प्लांट। ए ऑप्शन पैसन फ्लावर प्लांट यानी कि पैसिफ्लोरा, बी ऑप्शन पिचर प्लांट, सी ऑप्शन क्वीन ऑफ द नाइट और डी ऑप्शन आपका फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपने बताना है कि इनमें से कीटाहारी पादप इनमें से कौन सा है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी घटपर्णी, यानी कि पिसर प्लांट जो है वो एक प्रकार का कीटाहारी पादप है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है। ए ऑप्शन शैवालों में, बी ऑप्शन ब्रायोफाइटस में, सी ऑप्शन टेरिडोफाइटस में और डी ऑप्शन अनावृत बीजी में। द एम्ब्रो इज एब्सेंट। ए ऑप्शन इन एल्गी, बी ऑप्शन इन ब्रायोफाइटस, सी ऑप्शन इन टेरिडोफाइटस और डी ऑप्शन आपका इन एंजियोस्पर्म। सो आपने बताना है कि जो भ्रूण होता है वो किस में अनुपस्थित होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शैवालों में, यानी कि इन एल्गी द एम्ब्रो इज एब्सेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है। ए ऑप्शन आहार वहन के लिए, बी ऑप्शन एमिनो एसिड वहन के लिए, सी ऑप्शन जल वहन के लिए और डी ऑप्शन आपका ऑक्सीजन वहन के लिए। इन प्लांट्स जाइलम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ए ऑप्शन फॉर फूड ट्रांसपोर्ट, बी ऑप्शन फॉर एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट, सी ऑप्शन फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट और डी ऑप्शन आपका फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो आपने बताना है कि पेड़ पौधों में जाइलम जो है वो मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जल वहन के लिए, यानी कि फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जल वहन के लिए जो है पेड़ पौधों में जाइलम जो है जिम्मेदार होता है। यानी कि जो जाइलम है इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ट्रिप्नोसोमाइसिस को फैलाने वाला कीट है। ए ऑप्शन जू, बी ऑप्शन सैंडफ्लाई, सी ऑप्शन फायरफ्लाई और डी ऑप्शन आपका सीसी मक्खी। व्हाट इज द इंसेक्ट दैट कॉजेज ट्रिप्नोसोमाइसिस। ए ऑप्शन लाइस, बी ऑप्शन सैंडफ्लाई, सी ऑप्शन फायरफ्लाई और डी ऑप्शन आपका सीसी मक्खी। तो आपने बताना है ट्रिप्नोसोमाइसिस को फैलाने वाला कीट इनमें से कौन सा है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सीसी मक्खी के द्वारा ट्रिप्नोसोमाइसिस जो है वो फैलाया जाता है सीसी मक्खी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध कर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है। ए ऑप्शन एसिटोक्लोइन, बी ऑप्शन ग्लोब्यूलिन, सी ऑप्शन इंटरोकाइनिन और डी ऑप्शन आपका एटीपी। द सब्सटेंस दैट ट्रांसमिट्स द इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल्स बाय पेयरिंग। ए ऑप्शन एसिटिलकोलिन, बी ऑप्शन ग्लोब्यूलिन, सी ऑप्शन इंटरोकाइनिन और डी ऑप्शन आपका एटीपी। तो आपने बताना है वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संचरण करता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिलकोलिन आपका राइट आंसर होगा। तो एसिटिलकोलिन जो है वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध कर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी संचरण में करता है, वो पदार्थ का नाम क्या है। तो उस पदार्थ का नाम है एसिटिलकोलिन। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावण से वयस्क होने में होने वाला रोग जो है वो कौन सा है। ए ऑप्शन मैक्सिडीमा, बी ऑप्शन क्रिटिनिज्म, सी ऑप्शन एडिशन का रोग और डी ऑप्शन है नपुंसकता। व्हाट इज द डिजीज दैट अकर्स इन अडल्टहुड ड्यू टू hyposecretion of thyroid gland। A option myxedema, B option cretinism,
सी ऑप्शन एडिसन्स डिजीज और डी ऑप्शन आपका इंपोर्टेंस। तो आपने बताना है कि थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से वयस्क होने में होने वाला रोग कौन सा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिडिमा रोग जो है वो थायराइड ग्रंथि के अल्पस्रावन से वयस्क होने में होने वाले रोग को कहा जाता है मैक्सिडिमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ग्लूकेगॉन के अतिस्रावण से होने वाला रोग कौन सा है। ए ऑप्शन ग्लाइकोसूरिया, बी ऑप्शन डायबिटीज इंसिपिडिस, और सी ऑप्शन है आपका टिटेनी, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन। ए ऑप्शन ग्लाइकोसूरिया, बी ऑप्शन डायबिटीज इंसिपिड्स, सी ऑप्शन टाइटिन, और डी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि ग्लूकेगॉन के अतिस्रावण से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ग्लूकोसूरिया जो है। जो रोग है वो ग्लूकेगॉन के अतिस्रावण के कारण होता है। सो जो ग्लाइकोसूरिया जो रोग है वो डिजीज कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स की आणविक रचना लगभग किसकी आणविक रचना जैसी होती है। ए ऑप्शन ट्राइग्लिसराइड्स, बी ऑप्शन कोएंजाइम, सी ऑप्शन टिटेनी, और डी ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल। The molecular structure of steroid hormones is almost the same as the molecular structure of A option triglycerides, B option कोएंजाइम, सी ऑप्शन टिटेनी, और डी ऑप्शन है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो आपने बताना है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स की आणविक रचना लगभग किसकी आणविक रचना की तरह होती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की आणविक रचना की तरह होती है आपकी स्टेरॉइड हार्मोन्स की आणविक रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फुसफुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतया कार्य करते हैं। ए ऑप्शन चर्म शोधनशालाओं में, बी ऑप्शन कोयला खनन उद्योगों में, सी ऑप्शन मध्य निर्माणशालाओं में, और डी ऑप्शन आपका शीशा उद्योगों में। प्लूरल डिस्ट्रीज इज अ डिजीज ऑफ वर्कर्स हु आर मेनली एम्प्लॉयड। ए ऑप्शन इन टेनरीज, बी ऑप्शन इन द कोल माइनिंग इंडस्ट्री, सी ऑप्शन इन ब्रेवरीज, डी ऑप्शन इन द ग्लास इंडस्ट्री। तो आपने बताना है कि फुसफुस धूलिमयता से कौन से रोग से ग्रसित वो श्रमिक होते हैं जो मुख्यतया इनमें कार्य करते हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयला खनन उद्योग में, इन द कोल माइनिंग इंडस्ट्री। यानी कि कोल माइनिंग इंडस्ट्री में जो श्रमिक कार्य करते हैं वो फुसफुस धूलिमयता नामक रोग से ग्रस्त होते हैं। यानी कि फुसफुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज के सेशन और इस सेशन के अंदर जो हमने साइंस के क्वेश्चन का जो करेक्शन था आप लोगों के लाए थे, अगर आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर करेंगे, और बेल नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर से क्लिक कर लेंगे। अगर आप लोगों को सेशन कैसा लगा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि ये सेशन जो है वो आप लोगों को कैसा लगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ओवरऑल सेशन जो है वो पसंद आ रहा होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।